चलिए, क्वेश्चन पूछने वाला बैच नहीं है तो मैं खुद ही स्टार्ट कर लेता हूँ सारी चीज़ें। सबसे पहले प्रेसी पे आते हैं। प्रेसी के पेपर में जो प्रीवियस बैचेस के कुछ इश्यूज़ देखे हैं वो आपसे डिस्कस करते हैं ताकि आपकी भी आगे चल के हेल्प हो जाए थोड़ी सी। सबसे पहला कॉमन इशू कि आप लोग पूरा साल प्रेसी लिखते रहते हो और बाकी ऑब्जेक्टिव चीज़ों पे फोकस नहीं करते। ठीक है, ऑब्जेक्टिव चीज़ें जैसे करेक्शन, प्रेपोजिशन, पंक्चुएशन, पेयर ऑफ वर्ड्स, इस तरह की चीज़ों पे आपका फोकस नहीं होता एंड यू आर लाइक राइटिंग द प्रेसी फॉर द होल ईयर। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि प्रेसी के अंदर एग्जामिनर एवरेज मार्क्स दे रहा होता है, 6 से 7 मार्क्स हर कैंडिडेट को। और दूसरी बात ये है कि जब आपकी करेक्शन ठीक नहीं होगी, प्रेपोजिशन ठीक नहीं होगी और आपने स्टार्ट में वो चीज़ें लिखी हैं, तो एग्जामिनर क्यों ही आपकी प्रेसी पढ़ेगा। जब एक बच्चे की बेसिक ग्रामर ही ठीक नहीं है तो वो प्रेसी की तरफ क्यों जाएगा, वो कम्प्रीहेंशन की 7-8 लाइंस क्यों पढ़ेगा। वो तो आपको वहीं पे जज कर लेगा कि हाँ इस बच्चे की ग्रामर ठीक नहीं है तो ही इज़ गोइंग टू फेल। उसके बाद इशू आता है वोकैब का। तो आप में से कौन कौन से लोगों की फ़र्स्ट अटैम्प्ट है, मुझे बताएं ज़रा, हैंड रेज करें। तो मोस्टली की फ़र्स्ट, सेकंड, थर्ड, ओनली वन। ओके, तो कितने लोगों ने वोकैब की हुई है आप में से? वोकैब कर रहे हैं? कितने लोग कर रहे हैं? 1 2 3 4 5। ओके, अच्छा, वोकैब की ना कोई लिमिट नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम कोई वर्ड लिमिट नहीं सेट कर सकते कि मैंने 3500 वर्ड्स ही करने हैं जो GRE की लिस्ट होती है। इसमें हम ये करते हैं कि लिस्ट में से जो वर्ड्स हमें नहीं आते हम उनको सेलेक्ट करते हैं और उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी वो साथ में नोट डाउन करते हैं जो हमें नहीं आते। इस तरह से हमारा वर्ड बैंक बनता जाता है। और इसमें ये नहीं कि हम कितने करने, एग्ज़ाम्स तक जितने हो सकते हैं 5-10 वर्ड्स आप डेली के कर लें। ठीक है, और उससे ये होता है कि आपकी राइटिंग में भी कहीं ना कहीं पे वो वर्ड्स शामिल होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ये एक अच्छी एक्सरसाइज है। बाकी जो ऑब्जेक्टिव चीज़ें हैं, करेक्शन है, पंक्चुएशन है, प्रपोजिशन है, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, वो भी करें आप साथ साथ, क्योंकि अल्टीमेटली ये आपकी राइटिंग को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो पिछले बैचेस में ये इशू बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। ठीक है, और दूसरा प्रेसी के हिसाब से आपने काफ़ी प्रेसेस लिखी होंगी अभी तक, मेरे ख्याल से तैयारी भी कंप्लीट हो गई होगी सबकी। तो प्रेसी और कम्प्रीहेंशन में जो एग्जामिनर डिमांड कर रहा होता है, दो अपोजिट चीज़ डिमांड कर रहा होता है वो हमसे। प्रेसी में वो डिमांड कर रहा होता है कि आप एक पैराग्राफ के ओरिजिनल आइडियाज़ को प्रिजर्व करते हुए उसको अपने वर्ड्स में शॉर्ट करो। और कम्प्रीहेंशन में वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि क्या आप आधे लाइन का आंसर अपने ही अल्फाज में 6-7 लाइन्स में लिख सकते हैं या नहीं। मतलब एक जगह पे वो आपको एक्सपैंड करने को कह रहा है, एक जगह पे वो आपको कंस्ट्रिक्ट करने को कह रहा है। तो आपकी दोनों एबिलिटीज़ को चेक कर रहा है वहाँ पे। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो मुझे आप बताएं कि प्रेसी के पेपर के हवाले से कोई और क्वेश्चन हो आपके। जी सर, कम्प्रीहेंशन के हवाले से गाइड कर दें, जो आपने बात की उसको थोड़ा सा मज़ीद क्लेरिफाई करें कि वो डिमांड क्या कर रहा है। कम्प्रीहेंशन का क्या मतलब होता है, अगर हम उर्दू में मतलब लें इसका? किसी चीज़ को समझना। सो ही इज़ बेसिकली डिमांडिंग कि आपको पैराग्राफ की समझ लग गई है और वो जो क्वेश्चन कर रहा है उसका उसने कहीं छोटा सा आंसर दिया हुआ है पैराग्राफ के अंदर। नाउ ही इज़ डिमांडिंग कि इस आंसर को एक्सपैंड करो आप, जो आपने कम्प्रीहेंड किया पूरे पैराग्राफ में से, क्योंकि 4 नंबर का आंसर होता है क्वेश्चन का, आई गेस। तो 4 नंबर में आप 2 लाइन्स नहीं लिख सकते। यू हैव टू राइट 7 लाइन्स, 7 और 8 लाइन्स पर क्वेश्चन, अच्छे मार्क्स लेने के लिए। तो ये एक डिमांड है एग्जामिनर की। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सर, पेयर ऑफ वर्ड्स हम पास पेपर से करने चाहिए और कुछ बुक्स हैं अच्छी, सच एज ब्रश ऑफ योर इंग्लिश, वो एक अच्छी बुक है, उससे कर लीजिए। और पास पेपर एंड दैट इज़ इनफ। ज़्यादा सोर्सेज से तो हो भी नहीं सकते ना, बहुत सारी चीज़ें साथ करनी होती हैं। तो पास पेपर तो मस्ट है, बाकी किसी अच्छी बुक से कर लीजिए। और कोई क्वेश्चन? सर, कम्प्रीहेंशन वाले पार्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वहाँ पे मतलब डायरेक्टली कोई बात हुई नहीं हो और हमें जो उसके बारे में बताना हो, तो उसको कैसे डील? कम्प्रीहेंशन के पार्ट की पूछ रही है ना बात? जी जी, कम्प्रीहेंशन, इन्फर करना हो। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक जी जी, तो आप एक आंसर को एक्सपेंड कर सकती हैं। और आपका राइटिंग एक्सप्रेशन अगर रिच है, आपने पढ़ा हुआ है, इतनी रीडिंग है आपकी, न्यूज़पेपर्स भी पढ़ती हैं, तो आप किसी भी आंसर को एक्सपेंड कर सकते हैं। ओके, वो आपके एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है कि मैं कितना एक्सपेंड कर सकता हूँ किसी चीज़ को।
तो बेसिकली वो अपनी क्वालिटी बतानी होती है आपने एग्जामिनर को कि मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन में अक्सर वो अंडरलाइन वर्ड्स होते हैं कि आप उसका मीनिंग बताएं। अगर हमें एग्जैक्ट मीनिंग ना पता हो लेकिन कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो रही हो तो वो हम मेंशन कर सकते हैं या फिर एग्जैक्ट कॉम्प्रीहेंशन में कोई अंडरलाइन वर्ड्स होते हैं? समटाइम्स पास पेपर्स में आए अच्छा, अंडरलाइन वर्ड्स होते हैं। तीन साल से मैंने तो ऐसा कोई सिनेरियो देखा नहीं है। अच्छा, वो रीसेंट पेपर है या पास पेपर्स है? 1980s वाले को मैडम। ये भी एक वैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए बंदा पेपर देख ही लेता है ना, उसमें कुछ अंडरलाइन वर्ड्स होते हैं कि यू हैव टू गिव द मीनिंग्स ऑफ दोस वर्ड्स, बट इफ यू डू नॉट नो द एग्जैक्ट मीनिंग बट कैन यू गिव द कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग? यस, द कम्प्रीहेंशन इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, उसमें एग्जैक्ट मीनिंग नहीं देने होते आपने, आप उसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ो जो आपको समझ आ रहा है कि पैराग्राफ किस तरफ जा रहा है, तो उस लिहाज से जो है ना आप उसको डायरेक्ट कर सकते हो, मीनिंग भी लिख सकते हो। जी, कोई और क्वेश्चन? क्वेश्चन है, मैंने ऑनलाइन से पूछा। जी, ऑनलाइन से कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं ऑनलाइन से, आप बताइए। सर एक क्वेश्चन है मेरा जी 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 ऑनलाइन के हिसाब से। जी जी सर जी। बेसिकली जो टेस्ट सीरीज है, जो लोग जॉब कर रहे हैं हम्म। उनके लिए सर क्या टाइमिंग, मतलब अगर हमारी क्लैश होगी जॉब की तो किस टाइम टेस्ट सबमिट करा सकते हैं, उसका काइंडली कुछ बता दें। G1 की जो टाइमिंग है, सही बात है, वो एक एंटागोनिस्ट है जॉब के लिहाज से। तो उसमें ये है कि जैसे सर तैमूर हमेशा कहते रहे हैं G1 वाले लोगों को कि नहीं, जॉब कंटिन्यू नहीं हो सकती G1 के साथ, क्योंकि एक दिन के बाद एक दिन का पेपर होता है। तो अगर आप जॉब जारी रखना चाहते हैं फिर आपको एडजस्ट तो करना पड़ेगा इसमें, या आप ये देखें कि मैंने कितनी प्रैक्टिस करनी है या मैं कितना कंप्रोमाइज़ कर सकता हूँ ऑन द पार्ट ऑफ G1 या ऑन द पार्ट ऑफ योर जॉब। तो इस चीज़ को आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि अगर दोनों के लिए आप फुल टाइम्स देंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। सर मैं बेसिकली G1 सेशन के अंदर ही मैं टेस्ट सीरीज वाले में। अच्छा, ये टेस्ट सीरीज़ वाले भी शामिल हैं। वो सर आप कोऑर्डिनेटर से रब्ता करके पूछ लें टेस्ट सबमिशन के लिए, तो वो आपको गाइड कर लेंगे। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू सो मच सर। सर G1 सेशन में ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा सर? जी, जो प्रॉपर पैटर्न है ना एफपीएससी के एग्ज़ाम का वही फॉलो होगा G1 में। ठीक है, आप बताइए सर। मैंने नोट्स मेकिंग कंप्लीट कर ली है एंड ऑप्शनल्स की क्रैमिंग भी कर ली है कंप्लीट। मेरा ये है कि करंट अफेयर्स और पाक अफेयर्स में थोड़ा सा मसला था, वो भी ठीक हो जाए। नोट्स मेकिंग प्लस क्रैमिंग ऐसे का स्ट्रक्चर सीख लिया है। आई वांट टू नो वेयर आई स्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, तो Okay. मैं वन बाय वन पूछूंगा। ओके, उसके बाद जो है मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी आज से कल से G1 स्टार्ट है, तो G1 स्टार्ट होने के साथ साथ टिल एग्जाम्स कोई ऐसी चीज़ बताएं जो कि डेली बेसिस पे साथ लेके चलें, सॉर्ट ऑफ चेकलिस्ट। उसके बाद जो है प्रेजेंटेशन का भी मेरा इशू है, क्योंकि मेरा लॉ का बैकग्राउंड है, तो उसमें सीधी सीधी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसमें लाइक डायग्राम्स हो गई या फिर फ्लो चार्ट्स हो गए, तो ये चीज़ें मैंने कभी नहीं की ना, तो मुझे उसमें भी थोड़ा इशू है कि मतलब यहाँ मैं कैसे करूँ। उसके बाद जो है अगर GSA देखें तो उसमें मैथ जो है लिटरली मैंने मैट्रिक के बाद FA कर लिया था मैथ की वजह से। ठीक है, तो मैथ्स भी एक जो है ना मेरी वीकनेस है, तो उसको कैसे ओवरकम करना है। उसके बाद राइटिंग जो होती है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर कहें तो मैं रिपीट कर देता हूँ वन बाय वन। आप वन बाय वन ही पूछ लेते तो बेहतर था। मुझे लगता है सब ने इनको ही क्वेश्चंस लिखवा दिए आज। अब पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि अभी आप फंसे हुए हैं कि मैं क्या करूं, वेयर डू आई स्टैंड। तो सर उसका आप 2 G1 के पेपर्स देंगे ना, वो एवेलुएट होंगे तो आपको आइडिया होगा कि वेयर डू यू स्टैंड। ठीक है, बाकी सारे ही इसी पीरियड से गुजर के आए हुए हैं या गुजर रहे हैं सेम फीलिंग्स में से, और सबको यही क्लैरिटी चाहिए कि वेयर डू यू स्टैंड। एग्जैक्टली इसलिए G1 में बैठे हैं ना कि हमने डिसाइड करना है कि 2026 के लिए अपेयर होना है या नहीं होना। सर ये जो G1 सेशन है ना, आपकी सारी क्वेरीज इस सेशन से हल हो सकती हैं अगर आप इस पे काम करें, क्योंकि हर बंदा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट के लिए आया हुआ है।
पेपर प्रेजेंटेशन इम्प्रूव हो, लेंथ पूरी हो, सारी चीज़ें क्वालिटी इम्प्रूव हो, हैंड राइटिंग सर उसकी बात, बाकी इसी चीज़ के लिए आए हुए हैं सारे लोग, इसी को इम्प्रूव करने के लिए। यही 3 महीने हैं, कंपटीशन है, इट्स अ कम्पेटिटिव एग्ज़ाम। या तो आप आगे पीछे वालों से अच्छा करते हो या बुरा करते हो। तो इसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है ये, कि जो फिटेस्ट है वो निकल जाएंगे आगे। तो आपको खुद इम्प्रूव करना है इन चीज़ों को। और चीज़ें कैसे इम्प्रूव होती हैं? प्रैक्टिस से। और ये प्रैक्टिस सेशन है आपका 3 महीने का। बाकी मैथ की बात सर, मैं क्योंकि एक डॉक्टर हूँ तो मेरी अपनी मैथ भी बड़ी कमज़ोर है। उसमें से ये है कि आप बेसिक चीज़ें कर सकते हैं, जो अरिथमेटिक है, ठीक है, वो कर लें आप जितनी हो सकती हैं। यहाँ पे भी आते हैं एबिलिटी के टीचर्स, उनके पास जा सकते हैं आप। तो मैक्सिमम जितना हो सकता है खुद को इम्प्रूव कर सकता है। तो पहली दफ़ा बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं ना हम, एग्ज़ाम भी तो दे रहे हैं पहली दफ़ा, तो पहली दफ़ा मैथ भी हो सकती है। तो आई गेस अब आपकी कैरीज जो है ना, चेकलिस्ट सॉरी, डेली चेकलिस्ट, कोई ऐसी हैबिट जो डेली लेके चलनी है जो प्रोडक्टिव होगी। यार मुझे लगता है कि जो आपका इंग्लिश है ना और जो रीडिंग है न्यूज़पेपर, वो डेली बेसिस पे होनी चाहिए। कोई ना कोई काम आप इंग्लिश का रखें अपने लिए डेली बेसिस पे, क्योंकि ये सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा। ऑनलाइन को भी कुछ सुन रहे हैं? सॉरी, मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था 24 का, उसमें सिर्फ ऐसे फिल्म हो गया, और अभी जो 25 का रिजल्ट है उसमें इस्लामाबाद रह गया, और वो भी 4 मार्क्स है ना। पहले जो इस्लामाबाद था, मतलब आई कुड नॉट इवन कॉपी, ये जो इसमें फिल्म हुआ वो थोड़ा हिट हुआ है मुझे पता है, लेकिन 50s में पहले पास हुआ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई भी सब्जेक्ट ऐसे कैसे हम प्रिपेयर करें कि भले ही वो हिट हो जाए लेकिन वी शुड बी इन द सेफ जोन। और मतलब ओवरऑल ये स्ट्रेटजी भी बताएं कि हाउ टू अप्रोच अ पेपर। जैसे कि मैम ने पहले कहा कि भाई रिलेवेंट रहो, तो हिट द बुल, टू हिट द नेल ऑन बुल्स आई। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि हम 3-4 जो ना पेजेस पे जो ना उसमें रह जाते हैं जब रिलेवेंट लिखते हैं, तो बस उसमें होता क्या है कि हमारी लेंथ जो होती है ना पेजेस की, वो पूरी नहीं हो जाती। तो फिर उसको कैसे हम एक्सपेंड करें कि 6-7 हमारे तकरीबन पेजेस ऑन एवरेज हो जाए। पहले तो हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जब क्वेश्चन पेपर सामने आता है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले हम उसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं कि कितनी चीज़ें उसने पूछी हैं। फॉर एग्जांपल कोई 2 चीज़ें पूछी हैं उसने, तो लेंथ के मामले में ख़ुद को एक लिमिट में नहीं रखना कि मैं 7 या 8 पेजेस बस पूरे करने हैं मैंने किसी तरह से। हर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। तो फॉर एग्जांपल उसने कोई 2 चीज़ें पूछी हैं एक क्वेश्चन में, और पेपर के स्टार्ट में आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 4 डिसाइड कर लेते हैं ना ऑलमोस्ट पेपर के स्टार्ट में ही। तो आप देखें कि किस में 2 चीज़ें पूछी हैं, वो क्वेश्चन मेरा 7 पेजेस पे कंप्लीट हो सकता है। जिसमें 4 चीज़ें पूछी हैं तो मे बी मुझे 9 पेजेस लिखने पड़े। तो वो लिमिट इस लिहाज से सेट करनी है कि हर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जो है ना वो थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है। तो वो रिक्वायरमेंट रेलिवेंसी पूरी करनी है जो एग्जामिनर ने पूछा है। इधर उधर नहीं जाना, इधर उधर इसलिए नहीं जाना कि आप 8 या 9 पेजेस लिखने के चक्कर में कुछ इररेलेवेंट भी लिखा होगा जो एग्जामिनर ने नहीं पूछा, और आपका कुछ रेलिवेंट पोर्शन भी रह जाएगा जो उसने पूछा है, ठीक है। तो खुद को स्ट्रेस में नहीं डालना, एक तो रेलिवेंट रहना है और थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सर मेरा सवाल है सर ऐसे ही लेंथ के रिगार्डिंग। सर मैंने थ्रूआउट जितनी भी प्रैक्टिस की है, मैंने प्रैक्टिस की है अराउंड 20 मार्क्स 2200, लेकिन वो कोई 3 आवर्स के टाइम स्पैन लगा के नहीं की है, मतलब टाइम के साथ प्रैक्टिस नहीं की। लेकिन सर अभी बहुत से लोग जो क्वालिफाई हैं 2024 के, वो कहते हैं 1500 1700 एक अच्छी लिमिट हो सकती है। तो सर इसका मुझे बता दें कि ऐसी कितनी लिमिट रखनी चाहिए वर्ड लिमिट? या डिफरेंट एसेज होते हैं, लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसे। एक ऐसे आता है कि ग्लोबल वार्मिंग कॉजेज इम्पैक्ट्स एंड सॉल्यूशंस। तो डेफिनेटली ज़्यादा पॉइंट्स हैं हमारे पास ना इसमें। तो जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उतने ज़्यादा आर्गूमेंट्स लिखने पड़ेंगे, और जितने ज़्यादा आर्गूमेंट्स होंगे लेंथ ऊपर जाएगी। कोई आर्गूमेंटेटिव ऐसे आ जाता है या कोई पर्सुएसिव ऐसे आ जाता है, जैसे पॉवर्टी इज़ द मदर ऑफ ऑल इवल्स, तो इसके पॉइंट उससे कम बनते हैं। डेफिनेटली इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी उसने। तो ये ऐसे टू ऐसे डिपेंड करता है कि अगर आप एक डिस्क्रिप्टिव या एक्सपोजिटरी ऐसे लिख रहे हो, उसमें ज़्यादा इंडिकेटर्स उसने पूछे हैं, तो उसकी लेंथ भी ज़्यादा ही जाएगी और वो एक्सपेक्ट भी कर रहा होगा। और ये
फार्मूला सब पे सेम नहीं होता, कुछ एग्जामिनर्स पूरा पेपर पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते, कुछ आउटलाइन इंट्रोडक्शन, तो सब्जेक्टिविटी है वहाँ पे। तो खुद को रिस्क में नहीं डालना, जो एक सेफ रेंज है ना 2000 के अराउंड, वो तो एटलीस्ट करके आए ना आप, ठीक है। क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर 100 में से 4 बच्चों को पास करके बैठा हो और वो ढूंढ रहा हो कि मैंने अगले को फेल कैसे करना है, मेरा कोटा पूरा हो चुका है आज, ठीक है, वो फेल करने के लिए बैठा हो, तो फिर आप फंस जाएंगे लेंथ में आके, ठीक है। वो फिर आपको 35, 37 दे के फेल कर देगा, तो इस चीज़ से बचना है फिर, ठीक है। और किसी का क्वेश्चंस? सर अभी आपने लेंथ का बोला था कि ये मैटर नहीं करता, अगर आपने 4 चीज़ों के बारे में आपसे पूछा तो आप उसके 9 पेजेस कर दो, अगर 2 चीज़ों के बारे में पूछा तो आप 7 पेजेस कर दो। मैं मैडम मेरे कहने का मतलब ये था कि 7 to 9 एक फ्लेक्सिबिलिटी रेंज होनी चाहिए आपकी। आप ये ना देखें लेंथ, ना देखें, आप देखें रिक्वायरमेंट कि वो रिक्वायर क्या कर रहा है आपसे, पूछ क्या रहा है आपसे, कि जो उसने पूछा है उसको आपने एड्रेस कर दिया है अच्छे तरीके से, क्वालिटी मटेरियल लिख के, ठीक है। आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें तो प्री रिक्विजिट हैं ही, लेकिन जो वो पूछ रहा है कि आपने 7 पेजेस में उस चीज़ को एड्रेस कर दिया है, क्योंकि 2 ही इंडिकेटर्स पूछे हैं उसने, अगर तो ही इज़ गुड, वो उसे ठीक है, उसके लिए आपने उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है। तो फ्लेक्सिबिलिटी, मेरा ये कहने का मतलब था कि एटलीस्ट 7 पेजेस तो लिखने चाहिए, उससे कम पे आप ना आएँ। 7 to 9 आप वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। तो मेरा सर वो हम इस लेंथ के बारे में इसलिए ज़्यादा पसंद करें, ज़्यादा पहले हमने ड्राई इस बारे में जाता है ना कि आपकी लेंथ 7 to 8 होनी चाहिए ना, तो इसी हवाले से पिछले गाड़ी में भी देखिए ये गाइडलाइंस FPSC की तरफ से तो नहीं है कि आपकी लेंथ 7 to 8 पेजेस होनी चाहिए या 9 पेजेस होने चाहिए। ये तो एक जनरल परसेप्शन बनी हुई है ना कि सारे इसी ही लेंथ में अटैम्प्ट कर रहे हैं। तो अगर सारे इसी ही लेंथ में अटैम्प्ट कर रहे हैं तो कंपटीशन यहीं पे फॉल कर रहा है, तो हमें भी कंपटीशन का हिस्सा बनना पड़ेगा अब, तो हमें भी यही फिर रेंज रखनी पड़ेगी। अगर सारे ही फॉर एग्जांपल लिखना शुरू कर दें 13 to 14 पेजेस और एक बच्चा लिख रहा है 7 to 8 पेजेस, वो तो फिर कंपटीशन से नीचे हो जाएगा ना। तो ये इशू है कि एक जो परसेप्शन बनी हुई है, जो फॉलो कर रहे हैं ट्रेंड, हमें भी फॉलो करना पड़ता है उसको, ठीक है। सर ये 2 स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट, इसके हवाले से गाइड कर दे अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस सबको होती है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्ट्रेस से बचने के लिए जीवन में आते हैं लोग कि एटलीस्ट हम लिखते तो रहेंगे ना, तो टेंशन कम होगी। तो 3 महीने की रेसिपी यही है कि रिवीजन करें एक दिन, अगले दिन आके 2 एग्ज़ाम्स दें, फिर जाके रेस्ट करें, फिर रिवीजन करें अगले दिन। तो स्ट्रेस से बचने का यही तरीका है कि ख़ुद को बिज़ी रखें, और मेरे ख्याल से इस साल के इसी से में राइटिंग से अच्छा बिज़ी होना कोई हो नहीं सकता, कि आपकी प्रैक्टिस भी हो रही होती है, रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही होती है, आपको एक तसल्ली भी होती है कि मैं पेपर अटैम्प्ट कर रहा हूँ, इम्प्रूवमेंट भी आ रही है। तो स्ट्रेस से बचने का यही तरीका है कि एक दिन रिवीजन करें, एक दिन आगे 2 पेपर्स दें। तो जीवन इज़ ऑल अबाउट दैट, ठीक है। और कुछ? जीवन में हमारे कुल लेंथ जो ऐसे हैं वो 20 से 22 है, तो क्या ये इनफ प्रैक्टिस है पेपर में जाने के लिए? मैडम बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो क्वालिफाइड हैं, वो ये कह रहे थे हमने 40 लिखे हैं, 50 लिखे हैं, तो इसमें क्या? पहली बात तो ये कि जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। दूसरी बात ये कि हर बंदे का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अलग होता है। कुछ लोगों को ग्रिप होती है इंग्लिश पे पहले से ही, तो उनको लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैडम ने कहा कि अपने एक्सपीरियंसेस को किसी दूसरे के साथ कंपेयर ना करें, किसी दूसरे के पेपर्स ना देखें आप, या तो आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे या आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। उसके लिए हल ये है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस का पता होना चाहिए, ठीक है। आप खुद एनालाइज करें कि मैंने जो 5-6 एसेस लिखे हैं मुझ में कितनी इंप्रूवमेंट आई है, ठीक है। क्या मैं टाइम के साथ साथ इंप्रूव कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या नहीं हो रहा मुझसे। अगर नहीं हो पा रहा तो फिर काउंसलर से रब्ता करेंगे आप, ठीक है। अगर आपका 22 एसे में भी नहीं इंप्रूव हो रही चीज़ें तो डेफिनेटली आप आगे भी लिखते रहेंगे। कुछ लोग 10 एसे में पास हो जाते हैं, कुछ 50 में भी नहीं होते। तो टेक अवे ये है कि अपनी जो वीकनेसेस हैं उनको इम्प्रूव करें और स्ट्रेंथ्स पे काम करें। ये आप ही खुद जज करेंगे खुद को, किसी दूसरे के पर्सपेक्टिव से नहीं देखना कि मैं 50 वो लिख रहा है तो मैं भी लिखूंगी, ठीक है। ये मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये खुद के साथ कंपटीशन है अपनी वीकनेसेस को इम्प्रूव करने का, ठीक है।